हेलो डियर यूपीएससी ईपीएफओ एस्पिरेंट्स। आज इस वीडियो लेक्चर के साथ हम सक्सेस ट्री पर शुरुआत करने जा रहे हैं एक नई फ्री लेक्चर सीरीज की, जिसका नाम है की कॉन्सेप्ट्स इन लेबर लॉज। और इसमें सबसे पहला टॉपिक आज हम लेंगे ट्रेड यूनियंस, जिसके होने ना होने से ये तय होता है कि लेबर लॉज होंगे या नहीं, और अगर होंगे तो कितने मजबूत, कितने इफेक्टिव होंगे। इसमें आज हम बात करेंगे ट्रेड यूनियन एक्ट की, दैट इज 1926 एक्ट। एंड इस एक्ट में हम आज 4 की कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने वाले हैं इस एक्ट से रिलेटेड, जिसमें कि पहले नंबर पर आता है दैट इज मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये बात है ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई। दूसरा, मेंबरशिप ऑफ अ ट्रेड यूनियन। तीसरा, इम्यूनिटीज अवेलेबल विद द ट्रेड यूनियन, मतलब ट्रेड यूनियन बनने के बाद आपको कुछ सिक्योरिटी मिल जाती है ताकि आप अपनी एक्टिविटीज को फ्रीली कर सके, इफेक्टिवली कर सके। और चौथा जो इसमें बात है दैट इज ट्रेड, जो टाइप्स ऑफ फंड्स है, बिकॉज ट्रेड यूनियंस कुछ फंड्स मेंटेन करती हैं ताकि उनकी फंक्शनिंग इजीली हो सके। सो ये 4 की कॉन्सेप्ट जो है इस एक्ट से, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन की। एंड इसमें हमारे पास जो आइडिया है दैट इज कि ट्रेड यूनियन आप एसोसिएशन वैसे भी बना सकते हैं, इसके लिए किसी एक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स यू दिस लिबर्टी दैट यू कैन फॉर्म अ एसोसिएशन। ठीक है, तो आपका फंडामेंटल राइट है ये। लेकिन ट्रेड यूनियन एक बहुत स्पेसिफिक फील्ड में काम करता है, दैट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द लेबर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन या एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, आप किसी फैक्ट्री में कामगार हो, एम्प्लॉय हो, और आपके अधिकारों के लिए आप एकजुट होते हैं और अपने आप के लिए, अपने अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए, उसको ट्रेड यूनियन के फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए, या फिर अपने मालिक या एम्प्लॉयर को इन्फ्लुएंस करने के लिए आप इस तरह की एसोसिएशंस बनाते हैं। ठीक है, तो एज अ एम्प्लॉयर वो हमेशा अपने प्रॉफिट की बात करेगा, बट एज अ एम्प्लॉय आपका इंटरेस्ट हमेशा इस बात में डिपेंड करता है, या आपका इंटरेस्ट फुलफिल होगा कि नहीं, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि एकजुटता के साथ आप इस एम्प्लॉयर के पास जाते हैं, अपनी बात फोर्सफुली प्रेजेंट करते हैं कि नहीं। और फोर्स आती है विद यूनिटी। सो ये यूनिटी आप रजिस्टर करवाते हैं अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट, ताकि आपको ना सिर्फ एक एसोसिएशन के फॉर्म में, एक यूनियन के फॉर्म में रिकॉग्निशन मिल जाए, बट कुछ इम्यूनिटीज भी आपके हाथ में आ जाएं, ताकि आप अपनी बात को सामने रख सकें और ये एम्प्लॉयर आपका किसी भी तरह से एक्सप्लॉइटेशन ना कर सके, ना जो कि इसके प्रीव्यू में है, या फिर बाय अदर मींस लाइक पुलिस कंप्लेंट और सम अदर काइंड ऑफ अ मींस। ठीक है, अभी इम्यूनिटीज जब डिस्कस करूंगा उस पर भी आता है। तो रजिस्ट्रेशन कैसे की जाती है? रजिस्ट्रेशन में जो बेसिक की आइडिया है, की कॉन्सेप्ट है, दैट इज कि जब आपको रजिस्ट्रेशन के लिए, अपनी एसोसिएशन को रजिस्टर करवाने के लिए आप लेबर कमिश्नर के पास जाएं, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट इस रजिस्ट्रेशन में ये रहेगी कि 7 मेंबर जो हैं उस एप्लीकेशन फॉर्म पर सिग्नेचर अपने करते हैं, और इसके साथ 2 कंडीशन और एसोसिएटेड है, दैट इज कि जब आप ये एप्लीकेशन मूव करेंगे टू द लेबर कमिश्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, तो इसमें आप एटलीस्ट 7 लोग जो है इसके मेंबर होने चाहिए, स्पेसिफिकली जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हो, उस फैक्ट्री में काम करते हैं, उस फैक्ट्री के कामगार हो, एम्प्लॉय हो, उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस एस्टेब्लिशमेंट के एम्प्लॉय हो। बाहर से एम्प्लॉय अगर आप हैं, या किसी और एसोसिएशन से हैं, या फिर किसी और फैक्ट्री से एसोसिएटेड है, तो आप इस फैक्ट्री की ट्रेड यूनियन का पार्ट नहीं बन सकते। ठीक है, दैट इज 1। सो इसमें सिर्फ एम्प्लॉइज की बात है, दैट इज कि जो एस्टेब्लिशमेंट से एसोसिएटेड है वो 7 मेंबर होंगे, तो 7 तो ये हो जाएंगे। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि एटलीस्ट आपके पास 10% ऑफ द ट्रेड यूनियन जो है वो आपके एम्प्लॉइज होने चाहिए विद दैट पर्टिकुलर फैक्ट्री। ठीक है, 7 तो ये हो गए, प्लस इसमें आप 10% का क्राइटेरिया और ऐड किया गया है कि जो आपके 10% एम्प्लॉइज रहेंगे, दैट शुड बी 10% एम्प्लॉयज जो है फैक्ट्री के, वो इसका पार्ट होने चाहिए। ठीक है, रीड कर लेते हैं। एटलीस्ट 10% ऑफ द 100 मेंबर व्हाटसोएवर इज लेस आर एम्प्लॉयड इन दैट एस्टेब्लिशमेंट शुड बी पार्ट ऑफ द एसोसिएशन ऑन मेकिंग ऑफ द एप्लीकेशन। तो मतलब जिस दिन आप एप्लीकेशन मूव करें तो 7 लोग तो मेंबर होने ही चाहिए जो एम्प्लॉय भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ 10% ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट
जो 10% ऑफ द वर्कर्स हैं उस एस्टेब्लिशमेंट के, वो भी आपके मेंबर एसोसिएशन के मेंबर होने चाहिए। तो ये दो क्राइटेरियाज आ गए कि मिनिमम 7 तो चाहिए ही चाहिए, बट इसके अलावा 10% आपके जो फैक्ट्री में एम्प्लॉय हैं वो भी आपको सपोर्ट करें, इस एप्लीकेशन में उनका भी नाम रहे। इसके बाद एक और बात है, अगर ये क्राइटेरिया मैच ना भी हो तो भी चलेगा, अगर एटलीस्ट आपके पास 100 एम्प्लॉइज जो हैं वो आ जाते हैं। तो मतलब हो सकता है कि आपके जो फैक्ट्री है उसमें 20,000 एम्प्लॉइज जो हैं वो काम कर रहे हो। अब 20,000 का आप 10% निकालेंगे तो ये आपका 2,000 बनेगा। लेकिन 2,000 मेंबर अगर आपके पास नहीं भी है तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास 100 एम्प्लॉइज भी आ जाते हैं विद हु साइंस फॉर दिस एसोसिएशन एंड आस्क फॉर द मेंबरशिप एंड दिस एप्लीकेशन इज मूव फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, तो भी आपकी ट्रेड यूनियन जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए वैलिड करार दे दी जाती है, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई जब आप एज अ न्यू ट्रेड यूनियन रजिस्टर करा रहे हैं। लेकिन अगर आपकी एसोसिएशन ऑलरेडी 1 साल या उससे ज़्यादा से फंक्शन में है, मतलब रजिस्टर नहीं किया लेकिन आपने एसोसिएशन बनाई हुई थी, आप इनफॉर्मल तरीके से आपकी एक एसोसिएशन बनी हुई है, प्रॉपर उसमें आपका चेयरमैन है या प्रेसिडेंट है, अकॉर्डिंगली बाकी ऑफिस बेरर्स भी हैं, लेकिन आपने रजिस्टर नहीं करवाया था, तो अब अगर आप 1 साल के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं फॉर दिस एसोसिएशन, तो उसमें एक क्राइटेरिया और ऐड हो जाएगा कि आपको एक साथ में अपना जो फंड्स आपने एक्युमुलेट किए ओवर द ईयर उसका एक स्टेटमेंट भी देना पड़ता है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो है वो भी आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा कि हमने पिछले 1 साल में इतना फंड यहाँ से इकट्ठा किया है, मेंबरशिप फीस से आया या फिर अदर कंट्रीब्यूशन डोनेशन से आया, वो आपको पूरा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो है वो प्रेजेंट करना पड़ता है जब आप अपनी एप्लीकेशन मूव कर रहे हो फॉर द रजिस्ट्रेशन। ठीक है जी, तो ये तो था हमारा पहला की कॉन्सेप्ट। और ध्यान रखिएगा, अभी मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो के एंड में, सो ध्यान से एक एक कॉन्सेप्ट को समझते चलिएगा। ये वीडियो जो है आपको और इस चैट बॉक्स में आंसर भी करते चलिएगा, साथ ही बाद में अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो चैट बॉक्स में जाके भी या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर भी अपना आंसर सबमिट कर दिएगा। इन चारों क्वेश्चन का 4 क्वेश्चन है आज वीडियो में, एंड जो भी क्वेरीज आपके रह जाएंगे, अगर आपको लगता है कोई चीज़ इसमें क्लियर नहीं हुई तो दैट क्लैरिटी यू कैन आस्क फॉर। ठीक है जी, रिपीट करूं तो सिंपल सी बात यह है कि एप्लीकेशन मैं एक ट्रेड यूनियन रजिस्टर कराना चाहता हूं एज अ एम्प्लॉय, तो मैं जब एप्लीकेशन मूव करूंगा तो मेरी एप्लीकेशन में एटलीस्ट 7 मेंबर्स होने चाहिए जो उस कंपनी में, उस फैक्ट्री में काम करते हों। और जब ये एप्लीकेशन जाएगी तो उसमें नीचे अगले ही पेज पर कम से कम 100 लोगों के और साइन होंगे या उनके नाम होंगे जो साथ के साथ एम्प्लॉय भी हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, 100 या फिर 10%। ठीक है, 10% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसके 10% एम्प्लॉय जो है आपके यहाँ पे रजिस्टर करवाने आ रहे हैं। ठीक है जी, तो ये क्राइटेरियाज आपके यहाँ पर रहेंगे। तो ये 2 क्राइटेरियाज जब आप मैच करते हैं तो आपको रजिस्टर कर लिया जाता है। अगर इसमें फर्दर कोई क्वेरी जो लेबर कमिश्नर है वो रेज ना करे तो आप बड़ा स्मूथली अपनी ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करा सकते हो। आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है जो कि आपने कई बार देखा होगा ट्रेड यूनियन ऑफिस में बाहर लटका दी जाती है ना। इसके अपार्ट अब बात करते हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू द मेंबरशिप ऑफ द ट्रेड यूनियन, कि अगर मेंबरशिप आपको लेनी है ट्रेड यूनियन की, अभी तो हमने रजिस्ट्रेशन करवा लिए, अब रजिस्टर होने के बाद ट्रेड यूनियन के आप कोई नया एम्प्लॉय जो है मेंबर बनना चाहता है, तो इसमें 2 तरह के क्राइटेरियाज अप्लाई होते हैं। पहला क्राइटेरिया इज एसोसिएटेड विद द ट्रेड यूनियन इटसेल्फ, कि हमेशा इस ट्रेड यूनियन को 10% एम्प्लॉइज का साथ हमेशा रहना चाहिए। ठीक है जी, किसी भी वक्त में इस ट्रेड यूनियन से 10% ऑफ द एम्प्लॉइज और द वर्कर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट शुड बी एसोसिएटेड। ठीक है, सब्जेक्ट टू द मिनिमम ऑफ 7 एम्प्लॉइज। ठीक है, कम से कम 7, विच एवर इज लेस, सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 7। तो कम से कम 7 तो रहेगा, मतलब अगर किसी एसोसिएशन में आप मान लो कि 50 ही लोग हैं, अब 50 का 10% निकालोगे तो 5 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया मिनिमम का क्या अप्लाई होगा, 7 का। तो 7 एटलीस्ट होने चाहिए अगर 50 वर्कर्स की भी यूनियन है या 50 वर्कर्स भी किसी यूनियन से एसोसिएटेड है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि अदरवाइज 10% का आपका क्राइटेरिया जो है एज इट इज अवेलेबल होगा, 10% या 100%, जो 100 एम्प्लॉइज का जो हमने डिस्कस किया। नाउ इसके बाद 2 बातें और हैं। अब दोनों बातें एसोसिएटेड विद द न्यू मेंबर। अगर एज अ न्यू मेंबर मैं अपनी मेंबरशिप के लिए जाता हूँ इस ट्रेड यूनियन के पास, तो अगर मैं चाइल्ड हूं तो 15 साल की एज तक के बच्चे जो हैं, जिसको हम फैक्ट्रीज एक्ट की डेफिनेशन के हिसाब से चल रहे, फैक्ट्रीज एक्ट जो है वो कहता है कि अगर आप 15 ईयर्स से लेके
यहाँ पे 18 ईयर से लेस हैं, 15 ईयर से अबव हैं, तो देन यू विल बी कंसिडर एडोलेसेंट। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट आपको 14 ईयर से बिलो हैं तो आपको वैसे भी फैक्ट्रीज में आप काम नहीं कर सकते, लेकिन 14 to 15 वाले भी काम कर सकते हैं, उनको डिफाइन किया जाता है एज अ चाइल्ड। ये फैक्ट्रीज एक्ट में मैं और इलेबरेट करूंगा, अभी हम ट्रेड यूनियन पे फोकस करते हैं। सो मतलब अगर आप 15 ईयर से एज है आपकी, या 15 ईयर या इससे ऊपर की एज है, तो आप जो है ट्रेड यूनियन के मेंबर बन सकते हैं। और दूसरी बात, ये तो होगी मेंबरशिप की बात, लेकिन ट्रेड यूनियन चलाने वाले कुछ ऑफिस बेरर्स भी होंगे। कोई तो ट्रेड यूनियन का प्रेसिडेंट भी बनेगा, कोई तो इस ट्रेड यूनियन के ट्रेजरर्स भी बनेंगे, अकाउंटेंट भी बनेंगे, इसी तरह से कई सारे और भी ऑफिसर्स रहेंगे, है ना। हर एक ट्रेड यूनियन में ऑफिसर्स होते हैं कि भाई कोई प्रेसिडेंट है तो उसको सपोर्ट करने के लिए सेक्रेटरी भी रहेगा। देयर आर मल्टीपल फंक्शंस बीइंग परफॉर्म्ड इन अ ट्रेड यूनियन, सो हर एक के लिए अलग अलग ऑफिसर्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें क्राइटेरिया ये है कि अगर आप ऑफिस बेरर बनना चाहते हो ट्रेड यूनियन का, तो आपकी जो उम्र है वो 18 साल या इससे ऊपर होनी चाहिए, तभी आप जो है ऑफिस बेरर बन सकते हो, मतलब ऑफिसर बन सकते हो इस ट्रेड यूनियन के अंदर। ठीक है जी, दोनों क्राइटेरिया क्लियर हो गए। मेंबरशिप के लिए मिनिमम 15 ईयर्स, ऑफिस बेरर बनने के लिए मिनिमम 18 ईयर्स की एज जो है वो रिक्वायर्ड है। तो ये था हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट, मिनिमम रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू द मेंबरशिप ऑफ द ट्रेड यूनियन। अब बात करते हैं तीसरी बात की, जो कि एसोसिएटेड विद द इम्यूनिटीज अवेलेबल टू द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। अब इम्यूनिटीज क्या होती है, देखो क्या है कि ट्रेड यूनियन हमेशा सिर्फ टेबल पर तो बात नहीं हो पाएगी। ठीक है कि आप एक तरफ मालिक बैठा है, दूसरी तरफ एम्प्लॉय बैठा है और बात हो रही है कि सर हमारी जो लीव्स हैं वो हमें एक महीने में 2 लीव्स तो मिलनी ही चाहिए, उसका पैसा क्यों काटा जा रहा है, ये तो लीगली अवेलेबल है। ऐसे वीक में मुझसे 48 आवर्स काम करवाया जा सकता है एज पर फैक्ट्रीज एक्ट, बट आप जो है मुझसे 50 घंटे काम करा रहे हैं एक हफ्ते में, और जो मेरे वर्किंग आवर्स हैं वो 50 घंटे के हैं, और ये जो 2 घंटे मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ इसके लिए मुझे कोई ओवर टाइम भी नहीं है। तो ये आपका ग्रवांश है, इसको लेके आपने अपने ट्रेड यूनियन को बोला और ट्रेड यूनियन जो है वो चली गई मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं। अब आमने सामने बात हो तो बात समझ में आती है, लेकिन दिक्कत तब क्रिएट हो जाती है जब हम देखते हैं कि ट्रेड यूनियंस की बात जो ह्यूमन रिसोर्स है या मैनेजमेंट जो है वो इग्नोर कर देती है, और ट्रेड यूनियन को एक्सट्रीम स्टेप लेने पड़ते हैं, जैसे कि हड़ताल। अब हड़ताल में होगा क्या कि भाई एज अ ट्रेड यूनियन मेरी कोशिश होगी मैं प्रेशराइज करूं अपने मालिक को, तो मैं अपने वर्कर्स को ये बोलूंगा कि भाई तुम लोगों ने आज फैक्ट्री आना तो है लेकिन अटेंडेंस नहीं लगानी, फैक्ट्री की प्रीमाइसेस में एंटर करना है लेकिन फैक्ट्री के अंदर मशीनरी के पास नहीं जाना, हम गेट पर ही एकजुट होंगे, वहीं पे एक धरना प्रदर्शन हमारा रहेगा। सो इससे क्या है, एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि ट्रेड यूनियन तो आह्वान दे दिया ऑफ स्ट्राइक, बट एक एम्प्लॉय का एग्रीमेंट हो रखा है अपने एम्प्लॉयर के साथ इसी फैक्ट्री में, हर एक एम्प्लॉय का, कि भाई आपको इतने बजे आना है, अटेंडेंस लगाओगे तो सैलरी मिलेगी, नहीं लगाओगे तो नहीं मिलेगी, अगर हेलमेट पहन के नहीं आए तो फाइन लगेगा, इसी तरह के कई सारे प्रोविजन। तो ये एक एग्रीमेंट का पार्ट है। अब ट्रेड यूनियन आपको ये जो एग्रीमेंट है इसको बोलूंगा अवॉइड करने के लिए कह रही है। सो जब आप ऐसा करने के लिए अपने एम्प्लॉय को कह रहे हैं, एक ट्रेड यूनियन अपने मेंबर को कह रही है, तो इसमें बात क्या होती है कि ट्रेड यूनियन ने अपने एम्प्लॉय को या अपने मेंबर को एक कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट करने के लिए प्रमोट किया। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कि बहुत सारे प्रोविजन के साथ साथ कई सारे और मेंशंस, रूल्स, रेगुलेशंस हैं। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में आप बोल रहे हो कि भाई आप ऑफिस आओ लेकिन अटेंडेंस मत लगाओ, आप हेलमेट मत पहनो, ठीक है, ऐसे ही बड़ी सारी चीज़ें आप मत करो। तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करने की बात कर रहे हो। तो ऐसा अगर अदरवाइज कहीं और हो, अगर ये ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड ना हो, तो सिचुएशन क्या है कि भाई आपने कॉन्ट्रैक्ट होने से रोका है, जिसकी वजह से आप एक सिविल सूट के लिए लायबल हो, आपके ऊपर एक केस हो सकता है कि भाई आपने कॉन्ट्रैक्ट जो है जो हो रखा था कंपनी से उसको वॉइड करवाया, ठीक है। तो बट अगर आप रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन हो तो आपको इस तरह के सिविल सूट से प्रोटेक्शन मिल जाती है, आपको इम्यूनिटी मिल जाती है कि आपको इसके लिए कोर्ट में घसीटा ना जा सके। सो यू हैव द इम्यूनिटीज इन दिस कॉन्टेक्स्ट। सो नो मेंबर of the trade union
ट्रेड यूनियन कैन बी हेल्ड लायबल फॉर द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, कि आप इसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी तो पहली बात मानेंगे नहीं कि भाई आपने मेन दरवाजे पे ही आप लोग घेर के बैठ गए, ठीक है, तो इसमें कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, बिकॉज आप रास्ता रुकेगा तो इनकन्वीनियंस होगी एंड सम पर्सन मे फील थ्रेटेंड ऑल्सो, सो दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, तो वो कंसिडर नहीं की जाएगी इस कॉन्सेप्ट में। इसी तरह से आपको सिविल या टॉर्टियस लाइबिलिटीज के लिए भी नहीं हेल्ड किया जाएगा। हाँ, ये है सिविल कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, लेकिन अगर जैसे हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर के साथ, वहां पर आपने कुछ वायलेशन किया तो वहां से आपको इम्यूनिटी मिल जाएगी, लेकिन इसमें इस इम्यूनिटी ये सिविल कॉन्टेक्स्ट में ही अवेलेबल होगी। अगर आपने कोई क्रिमिनल ऑफेंस कर दिया, फॉर एग्जांपल इस पूरी स्ट्राइक में आपने कोई गाड़ी फूंक दी, मालिक की गाड़ी को आग लगा दी, या किसी भी तरह का डैमेज कर दिया टू द प्रॉपर्टी ऑफ द एम्प्लॉयर, और ऐसी आम जनता को किसी तरह की हिंड्रेंस हुई, प्रॉब्लम हुई, तो वहां पर भी क्रिमिनल ऑफेंस जो है वो बन जाता है, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना एंड ऑल। सो ऐसे केसेस में आपके अगेंस्ट क्रिमिनल केस हो सकता है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट ट्रेड यूनियन के अगेंस्ट क्रिमिनल केस हो सकता है, उससे वो लायबल, उसके लिए वो डेफिनेटली लायबल रहेंगे, बट नॉट अदरवाइज, ठीक है। अगर वो सिविल नेचर का है, इफ दे आर डूइंग इट इन इंटरेस्ट इन टू प्रमोट द लॉफुल इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेड यूनियन, तो फिर आपको इससे इम्यूनिटी है, ठीक है। तो ये था हमारा तीसरा की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस ट्रेड यूनियन एक्ट। नाउ चौथे कॉन्सेप्ट पर आते हैं। नाउ चौथा कॉन्सेप्ट है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्लिगेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। तो आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आएंगी विद बिकमिंग अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। उसमें दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक तो हमने लायबिलिटीज के रिगार्डिंग डिस्कस कर ली, दूसरी बात है कि आपको कुछ फंड क्रिएट करने पड़ते हैं। सबसे पहली बात है एक जनरल फंड जो हर एक ट्रेड यूनियन को क्रिएट करना होता है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग सैलरीज टू द ऑफिस बेरर। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई प्रेसिडेंट है, अपना ऑफिस का काम या अपने वर्क प्लेस का काम वो सेक्रीफाइस करके यहाँ पर अपना टाइम दे रहा है, ऑफिस आवर्स के बाद भी काम कर रहा है, संडे को भी हो सकता है वो आके काम कर रहा हो, बाकी लेबरर्स की बातें सुन रहा हो, उनका सोल्यूशन दे रहा हो सकता है कोर्ट में भी वही जाके प्रेजेंटेशन देता हो या अपने आप का केस प्रेजेंट करता हो। तो इन सारी चीज़ों के लिए उसको कुछ एक्स्ट्रा रिम्यूनरेशन मिलना चाहिए, तो वो सैलरी जो है वो इस जनरल फंड से जाती है जो ट्रेड यूनियन क्रिएट करती हैं। और ट्रेड यूनियन को पैसा आता कहाँ से? ट्रेड यूनियन गेट दिस मनी फ्रॉम द मेंबरशिप फीस। मेंबरशिप फीस जो है फ्रॉम द एम्प्लॉयज जो उसके मेंबर बन चुके हैं, उन वो जो फीस देते हैं। इसके अलावा दे कैन गेट द मनी इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन ऑल्सो। डोनेशन भी मिल सकती है उनको फ्रॉम वेरियस चैनल्स। स्पेसिफिकली पॉलिटिकल पार्टीज भी फंड करती हैं। कई पॉलिटिकल पार्टीज के तो खुद के फ्रंट होते हैं, वो ट्रेड यूनियन उनके साथ एसोसिएटेड होती हैं, ठीक है। सो इन दैट केस दे आर गेटिंग मनी। सो ये जनरल फंड है जो उनको मिल रहा है, और ये जनरल फंड जो है वो सैलरीज के लिए यूज कर सकते हैं फॉर दीज ऑफिस बेरर्स। ऐसे ही और भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो जाते हैं, जैसे आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, किसी एम्प्लॉयर के साथ आपने किसी एम्प्लॉय के हक की लड़ाई के लिए आप कोर्ट चले गए, तो उस कोर्ट में फीस लगेगी, उस लॉयर की फीस, उस एडवोकेट की फीस लगेगी। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट दैट विल बी ऑल्सो बियर बाय हियर। एंड ऐसे ही आपको चाय पानी भी पिलाना पड़ेगा अगर आप ऑफिस में बनाए हैं अपने ट्रेड यूनियन का, तो वहाँ पे कोई अपने ग्रवांस लेके आ रहा है। ऐसे बड़े सारे खर्चे और रहेंगे टू मेंटेन द रजिस्टर, टू मेंटेन स्टेशनरी एंड ऑल, प्रोवाइड स्टेशनरी एंड ऑल। तो ये सारे एक्सपेंसेस भी यहाँ पर आ जाते हैं। नाउ ये है सेक्शन। नाउ बिकॉज इस सीरीज के थ्रू हम ना सिर्फ ईओ एओ के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, हम एपीएफसी के एग्जाम को भी टारगेट कर रहे हैं, तो वहां पे सेक्शन भी पूछे जा सकते हैं। तो वहां पे हम सेक्शन भी लिख देते हैं। दिस इज सेक्शन 15 जिसमें जनरल फंड बनाने की बात आती है। ये तो एक फंड हो गया जो आपको कंपल्सरी बनाना ही है, बट इसके अलावा एक दूसरा ऑप्शनल फंड भी है जो कि कहलाता है योर सेपरेट पॉलिटिकल फंड। अब ये पॉलिटिकल फंड क्या है? ये फंड बनाया जाता है ताकि आप अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को भी फंड करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियली, तो आप उसे कुछ पैसा इस फंड के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी एसोसिएटेड रहती हैं या उनके फ्रंट बने हुए हैं, उनके अलग अलग ट्रेड यूनियन के साथ एसोसिएशन हो रखी हैं। तो वो एसोसिएशन जो है
अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देती है कि भाई हमारे अधिकारों का ध्यान रखना, जब आप पावर में आ जाओ, जब आपकी सरकार बन जाए तो हमारी ये जो दिक्कतें हैं ये सरकार तो सॉल्व नहीं कर रही, आप कर देना। या फिर अगर वो सरकार में ही है वो पॉलिटिकल पार्टी, सो आप अपनी बातों को रखवाना चाहते हो इस पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू गवर्नमेंट को, तो इस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को जाके आप बोलो देखो सर हम आपको इतना फंड करते हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है हमारी ये बात जो है, ये दरख्वास्त जो है आगे तक पहुँचाएँ। तो इसके लिए, बट इसमें आप किसी भी तरह से जनरल फंड का पैसा यूज़ नहीं कर सकते। ट्रेड यूनियन एक्ट बहुत क्लियर है इसमें कि आप किसी भी तरह से जनरल फंड का पैसा इसमें यूज़ नहीं कर सकते। तो एक अलग आर्टिकल के अलग सेक्शन के अंदर आपको प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज सेक्शन 16। तो सेक्शन 16 प्रोवाइड दिस प्रोविजन कि जिसमें आप एक पॉलिटिकल फंड, ट्रेड यूनियन एक अलग पॉलिटिकल फंड बना सकती है और इसमें कंट्रीब्यूशन जो है मेंबर्स का वो वॉलंटरी होगा। ठीक है, तो मतलब दे कैन नॉट बी कंपेल्ड टू डोनेट मनी इनटू दिस फंड। जनरल फंड में तो डेफिनेटली मेंबरशिप फीस है तो आपको कंपल्सरी वो पे करनी है, बट हेयर यू कैन नॉट बी कंपेल्ड फॉर डोनेटिंग और पेइंग मनी इन एनी फॉर्म। ठीक है जी, तो दिस इज अबाउट द सेपरेट पॉलिटिकल फंड जो कि यू कैन क्रिएट फॉर सिविल एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट। ठीक है, सिविल और पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए आप बना सकते हो और कंट्रीब्यूशन जो है वो कंपल्सरी नहीं होगा। ठीक है जी, तो दिस इज अबाउट द फोर्थ एंड लास्ट की कॉन्सेप्ट ऑफ इन द सीरीज ऑन ट्रेड यूनियन। अब आपको मैं 4 क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको सॉल्व करने हैं 1 by 1। सबसे पहला क्वेश्चन है associated with the topics and concepts which we have discussed, key concepts which we have discussed। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये बात कर रहा है रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन वाले कॉन्सेप्ट की ही, और मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात कर रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए। सो हम ऑलरेडी हमने देखा, दिस इज अ इजी एंड डायरेक्ट क्वेश्चन जिसमें हमने देखा था कि 10% और 100 ऑफ द वर्कर्स व्हाटसोएवर इज लेस टू मिनिमम ऑफ 7। ठीक है, तो ट्रेड यूनियन के मेंबर्स जो हैं एटलीस्ट 10% जो हैं वो उस एसोसिएशन, उस एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हों। ठीक है, अगर आप एक फैक्ट्री में हो तो अगर 10% लोग जो है उस फैक्ट्री के एम्प्लॉयज़ के फॉर्म में इस ट्रेड यूनियन का पार्ट बन जाते हैं तो ये एलिजिबल हो जाएगी। या फिर 100 विच एवर इज लेस, ठीक है, 100 हो तो वो भी चलेगा, 110% हो जाए, इससे ऊपर की अमाउंट है तो वो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, या तो 10% या फिर 100, दोनों में से जो भी नंबर कम आता हो। ठीक है, और इसके अलावा 7 तो इनिशिएशन के लिए आपको चाहिए, तो मिनिमम 7 तो क्राइटेरिया है ही। ठीक है जी, दिस इज फर्स्ट, तो आंसर इज बी। आगे बढ़ते हैं, क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल फंड, इसका आंसर फटाफट से दीजिएगा बिकॉज इट्स अ क्वाइट अ वेरी इजी एंड डायरेक्ट क्वेश्चन। जो की कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं उसी में से क्वेश्चन पूछ रहा हूं। सो आंसर टू दिस इज ऑप्शनल, आंसर टू दिस इज बी, ऑप्शनल। इट इज ऑप्शनल फॉर क्रिएशन ऑफ दिस फंड। जैसे मैंने अभी बताया कि ये आपका सेक्शन 16 में ऑलरेडी दिया गया है कि भाई ये ऑप्शनल रहेगा, इट कैन नॉट बी मेड मैंडेटरी और कंपल्सरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कैन कलेक्ट पॉलिटिकल फंड फ्रॉम इट्स मेंबर एज अ, हाँ, सो ये भी सेम ही सिमिलर क्वेश्चन हो गया कि भाई जनरल फंड में से तो आप के फॉर्म में तो कंट्रीब्यूशन मांग नहीं सकते, तो आई कैन नॉट कलेक्ट पॉलिटिकल फंड, ये भी बात गलत है। पॉलिटिकल फंड कलेक्ट किया जा सकता है बट ओनली एज अ सेपरेट फंड फ्रॉम द इंटरेस्टेड मेंबर। ठीक है, तो सिर्फ इंटरेस्टेड मेंबर से आप मांग सकते हो, सबसे मांग नहीं सकते। इट इज स्पेसिफिकली गिवन हेयर कि भाई आप जो है अगर फंड लेना चाहते हो तो पहली बात अलग से एक अलग से फंड बनाइए। अगर पॉलिटिकल फंड लेना ही है, कंट्रीब्यूशन आप लेना ही चाहते हो, सो अलग से फंड बनेगा बिकॉज वो जनरल फंड वाला पैसा वेलफेयर के लिए, भाई कोई एम्प्लॉई बीमार पड़ गया, उसको एम्प्लॉयर अभी कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा तो उसके लिए, ऐसे ही आप स्ट्राइक पे थे तो किसी एम्प्लॉयर के लिए कोई दिक्कत हो गई है, क्रिएट हो गई है, तो वहाँ पे उसको आप कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकें। ऐसी कई सारी और एक्सीजेंसीज हो सकती हैं बिकॉज एम्प्लॉय जो वर्कर्स होते हैं ट्रेड यूनियन के लिए वो अपनी फैमिली की तरह होते हैं, तो फैमिली में आप एक दूसरे की मदद करते हैं, वैसे ट्रेड यूनियन भी उस जनरल फंड से पैसा निकाल के एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक है, तो वो पैसा इंटेक्ट रहे, इस करके पॉलिटिकल फंड जो है सेपरेट बनाया गया ताकि पॉलिटिकल फंड के नाम पर आप ऐसा ना हो सारा पैसा आप दे दो और फिर जरूरत के लिए आपके फंड में, जनरल फंड में पैसा ना हो, तो इसके लिए आप अलग से बनाएंगे सेपरेट फंड फ्रॉम द इंटरेस्टेड मेंबर्स। ठीक है, तो सी इसका आंसर हुआ कि जो पैसा देना कंट्रीब्यूट करना चाहे उसी से आप लेंगे, कंपल्सरी नहीं है। ठीक है,
Now last question, according to the Trade Union Act 1926, which of the following purposes the general fund of a registered union may not be spent? ठीक है, ये APFC का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पेपर से, ध्यान से इसको देखिएगा और फिर आंसर कीजिएगा। APFC है तो थोड़ा सा स्टेटमेंट को वो घुमाते हैं। इससे पहले जो आपने क्वेश्चन देखे वो EO AO के एग्जाम्स के लेवल के क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन आप देख रहे हो APFC के लेवल का क्वेश्चन, तो ज़्यादा ध्यान से देखिए एंड देन आंसर। बात यह है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप जनरल फंड को कहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आप ट्रेड डिस्प्यूट हो गया है, ट्रेड डिस्प्यूट हो गया है तो यूनियन के बिहाफ पर या मेंबर के बिहाफ पर आप लड़ रहे हैं, तो वहाँ पे आप पैसा यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली मैंने बताया आपको कोर्ट में जाना पड़े तो। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ मेंबर्स, कि भाई उनको किसी भी तरह का कोई लॉस हुआ है तो आप चाहते हो कि भाई कंपनी से अगर कंपनसेशन नहीं मिल पाया किसी तरह का सेटिस्फैक्ट्री, तो आप खुद से उस एम्प्लॉय को कंपनसेशन दे दो, छोटा मोटा दे सके तब भी, बिकॉज उसके लिए बहुत सपोर्ट हो जाएगा। तो ये भी एक आइडिया है यहाँ पर। इसके बाद allowances, second is maintenance of any person who is a member of a legislative body. Legislative body का मतलब यहाँ पर है that is your political positions, MPs, MLAs, ऐसे ही local bodies के members, उनको maintain या उनको contribution देना क्या जनरल फंड का में है या नहीं, तो हमसे नॉट पूछा गया है, तो C is the option कि आप उनको कंट्रीब्यूशन ही देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल MP MLA नहीं लिखा गया बिकॉज क्वेश्चन को थोड़ा घुमाने की कोशिश की गई है। तो बट हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कहाँ पे कंसर्न है या क्या चीज़ में गलत है, तो हमने C आंसर मार्क किया है। और D जो है अलाउंसेस टू द मेंबर और देयर डिपेंडेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेथ, तो किसी मेंबर की डेथ हो गई है, सिकनेस हो गई, तो इस केसेस में आप जनरल फंड से पैसा निकाल के उसको टेम्परेरी हेल्प जो है वो दे सकते हैं। ठीक है जी, तो D इज द करेक्ट आंसर, ओनली C इज इनकरेक्ट। सो हमसे नॉट पूछा गया था तो हमने आंसर मार्क कर दिया D। तो दी ये थे 4 क्वेश्चन आज के की कॉन्सेप्ट्स इन लेबर लॉ से। इस सीरीज में हम आगे भी ऐसे ही सारे के सारे एक्ट जो है कवर अप करेंगे और उनके की कॉन्सेप्ट भी कवर अप करेंगे, ना ही सिर्फ एक्ट बट इसके अलावा जो और भी टॉपिक्स है, कलेक्टिव बार्गेनिंग हो गया, एवोल्यूशन ऑफ लेबर लॉ, इसकी हिस्ट्री, ये सारे टॉपिक्स जो है हमारे पास हैं जिसमें की कॉन्सेप्ट्स हम ढूंढेंगे और इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्यों की कॉन्सेप्ट सीरीज का मेन मोटिव ये है कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को हम टैकल कर ले। और अगर आप फुल फ्लेज सीरीज देखना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि हर एक एक्ट, जैसे अभी आज मैंने ट्रेड यूनियन एक्ट डिस्कस किया, तो अगर आप चाहते हो कि ट्रेड यूनियन एक्ट के सारे ही प्रोविजंस आपको पता हो तो आप हमारी यूट्यूब सीरीज पर भी जा सकते हैं। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट थी, अभी भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, कॉम्प्रिहेंसिवली सारे एक्ट को कवर अप करेगी, तो यू कैन एनरोल फॉर दिस। और अदरवाइज अगर आप चाहते हो कि आपको एडवांस लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, APFC लेवल का आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हो, बिकॉज EO AO के साथ साथ APFC एग्जाम भी साथ ही नोटिफाई हो गया है, तो हमने दोनों के एग्जाम देने हैं 2023 के लिए। सो आप चाहें तो इसे कोर्स के थ्रू भी एनरोल कर सकते हैं। इसके लिए हम एक फुल फ्लेज कोर्स लेके आए हैं। अगर आप इंडस्ट्रियल लेबर लॉ ही चाह रहे हैं तो इसके लिए अलग से कोर्स है जिसमें ना ही सिर्फ आपको लेक्चर मिलेंगे जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, साथ ही साथ आपको हैंड आउट्स भी मिल जाएंगे। और ये हैंड आउट इज अ क्रिस्प एंड प्रिसाइज विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एग्जामिनेशन, दैट इज EO AO एंड APFC, इन दोनों की रिक्वायरमेंट के अनुकूल है। और इसमें आपको हिंदी में भी नोट मिलेगा, हिंदी इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी PDF जो है वो मिल जाएगी। इस कोर्स को आप अलग से परचेज कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इस कोर्स के लिए, सो जिसमें आपको इंडस्ट्रियल लेबर लॉ, अकाउंटिंग, ये चारों मॉड्यूल जो हैं आपको मिल जाएंगे इन वन पर्टिकुलर कोर्स। यू कैन एनरोल फॉर दिस। और अदरवाइज अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो जनरल स्टडीज़ की तैयारी भी अभी में भी कमी है या आप अभी नए हो इस एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में, तो आप हमारा फुल कोर्स भी लेंगे, दैट विल बी गुड। ठीक है जी, दिस इज अवर एडवांस कोर्स, इसका भी लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो ऑप्शन इज विद यू। आप सिर्फ इंडस्ट्रियल लेबर लॉ, अकाउंटिंग के लिए कोर्स परचेज करना चाहो तो वो भी अवेलेबल है, अदरवाइज फुल कोर्स भी अवेलेबल है। ठीक है, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। इसके साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम जल्द आएंगे। दिस सीरीज इज फॉर ट्वाइस अ वीक। वेडनेसडे आज है, वेडनेसडे को आज हमने प्रोवाइड कर दिया आपका फर्स्ट लेक्चर फॉर दिस सीरीज। नेक्स्ट विल बी ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को लाइव क्लास करेंगे हम, दैट विल बी 7 PM। उस टाइम पर हमारी इंटरेक्शन रहेगी, सो यू कैन कम लाइव देयर एंड हैव अ
discussion or chat with me. ठीक है, thank you so much for watching and do join Success Tree through Telegram and this YouTube channel. Thank you so much.